अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा खमरा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारा जो दिन है वो अच्छा गुजरे। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव अप्रोच होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों, ये बार बार मैं बात करती हूँ। उसकी वजह यह है कि जब इंसान अच्छा सोचता है, अच्छा जहन रखता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा ही करता है और उसे अच्छा ही नवाजा जाता है। अगर आप कोई भी काम का आगाज़ करेंगे और वो नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव अप्रोच के साथ करेंगे, तो आप यकीन करें कि उसके रिजल्ट्स नेगेटिव ही आएंगे, मनफी ही आएंगे। तो अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव वाइब्स रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि जब आप तामीरी सोच रखते हैं तो उसकी वजह से आपको जो भी आपका मिशन हो, आप ज़िंदगी में काम करना चाहते हो, आपके अपने रिलेशनशिप्स हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कारोबार हो, जब आप तामीरी सोच रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो आप यकीन करें कि आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। होगा कैसे कि एक आपने मुहावरा सुना होगा कि कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क लीड्स टू द सक्सेस। तो होता यही है कि जब आप मुस्तकिल मिजाजी से और मेहनत से काम करते हैं तो आप अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और उस मंजिल में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए आपको सोचना पड़ता है, तदब्बुर करना पड़ता है, इक़दाम करना पड़ते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने गोल्स में, अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी से उनको पाने के लिए तगोदौ करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं और अच्छी सोच के साथ करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करता है। तो इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो उसे अच्छी सोच रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और कामयाबी इसी तरीके से आपका मुकद्दर बन सकती है। तो आज से इसी बात का आगाज़ कीजिए, अपनी लाइफ में तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए, स्माइल कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखना सीखिए। तो इसके बाद हम कोरोना अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि आज जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से वो दुनिया भर में क्या है, पाकिस्तान भर में कितने केसेस हैं, अमवात हुई, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर में अभी जो कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद हैं, जो कुल केसेस हैं अब तक वो 63 लाख से ज़ायद हो चुके हैं। और अगर दुनिया भर की जो मजमूई अमवात हैं उनकी बात की जाए तो तकरीबन 37 लाख के करीब अमवात पूरी दुनिया में, जहां पर डिफरेंट ममालिक हैं, उसमें हो चुकी हैं। और दुनिया भर में जो रिकवरीज हैं उसकी तादाद 29 लाख से ज़ायद है। इसी तरह अगर मुल्क भर के केसेस की बात की जाए तो मुल्क भर के केसेस में जो तादाद है, पाकिस्तान की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 76,000 से ज़ायद केसेस हैं जो अभी रिपोर्ट हो चुके हैं। फिगर्स ये आपके हम दिखा रहे हैं आपको 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर, जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं। और मुल्क भर में अगर कुल अमवात का जिक्र किया जाए तो 1619 अमवात अभी तक हो चुके हैं। अगर 76,000 के मुकाबले में इसका डाटा देखा जाए तो यानी रिकवरीज की तादाद ज़्यादा है, और जो लोग इसमें शिकार हो रहे हैं वो रिकवर भी जल्दी हो रहे हैं। और रिकवरीज की तादाद 27,110 है। बाकी लोग अभी ज़ेर इलाज हैं, क्वारंटाइन्स में हैं, और जो है ना वो उनका इलाज हो रहा है। 24 घंटों की रिपोर्ट पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। जो 24 घंटे हैं उसमें रिपोर्ट होने वाले केसेस 3,938 केसेस हैं, जिनमें 24 घंटों में कुल अमवात की अगर बात की जाए तो 78 अमवात सामने आई हैं। जो अब तक हम देख रहे हैं कि कल सबसे हाईएस्ट फिगर हमने देखा था 80 अमवात, और उसके बाद 78 अमवात, ये हाईएस्ट सेकंड फिगर है। और अगर बात की जाए कि अस्पतालों में और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वो इससे बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, जो अस्पतालों में काम करने वाला स्टाफ है वो भी अब कोरोना से मुतासर हो रहा है। तो इसको कैसे डील करना है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। और कुछ इश्यूज हैं वो भी आपके सामने पेश करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो अस्पतालों में केसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पैरामेडिक्स स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, अटेंडेंट्स, जो भी लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में, वो ज़्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं। वजह उसकी ये है कि हमने एक तो ये देखा कि जो हॉस्पिटल से जो फजला निकल रहा है उसे गैर साइंसी बुनियादों पर डिस्कार्ड किया जा रहा है। होता कुछ यूँ है कि जो वार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं जो कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उन्होंने जो PPEs पहने हुए हैं, उन्होंने जो
मास्क पहने हुए हैं, वो तमाम चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करना और उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा। कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में तो उस पर काम हो रहा है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो आम हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमने देखा है कि गंद कचरा बाहर पड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो इस्तेमाल मास्क हम कर रहे हैं आम जिंदगी में, आम रूटीन में, जो हम अपने घरों से बाहर जाते वक्त ग्लव्स मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और वापस आके उसे कहीं पर भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे अपने लिए भी। तो अब ये देखना है कि मास्क को और ग्लव्स वगैरह को डिस्कार्ड कैसे करना है, हॉस्पिटल कैसे SOPs को फॉलो करें, और जब हम लोग अपने पर्सनल यूज़ में मास्क वगैरह और दीगर PPEs वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कैसे डिस्कार्ड करना है। एक चीज़ ये भी सामने आई, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग डिफरेंट ग्रुप्स में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो हम यहाँ पर उन चीज़ों की तस्दीक करने की भी कोशिश करते हैं अपने डॉक्टर और पैरामेडिक्स से। मास्क इकट्ठा करके ये भी कोशिश की जा रही है कि उसको रिसाइकल किया जाए, कुछ को वॉश कर लिया जाए, उनको दोबारा से बेचा जाए। तो ऐसे में क्या करना है, कैसे पहचान सकते हैं कि कोई अच्छा मास्क क्या है और एक मास्क को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ रही है, स्विमिंग पूल्स भी हमने देखा है कि लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुले हुए हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसे माहौल में जब कोरोना की वजह से कहा जा रहा है कि अपने घरों में महदूद रहें, तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ओपन की जा रही हैं। तो ऐसे में जो स्विमिंग पूल्स हैं उन्हें खुला रखना क्यों ज़रूरी है, उस पर नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा, और इसमें जो बड़ी तादाद जो अगर लोग जाते हैं तो किस हद तक मुतासर हो सकती है। डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि फोकल पर्सन है कोरोना लैब टेस्टिंग, उनको वेलकम करते हैं शो में। साथ साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हमने सूरत हाल देखी कि जो फजला है, जो कचरा है, जो इक्विपमेंट है, मास्क हैं, उसको किस तरीके से डिस्कार्ड करना है, और जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन देन अगेन जहां नहीं हो रहा या जो लोग घरों में इसको डिस्कार्ड करें, जहां पर कोरोना के पेशेंट्स होम आइसोलेशन में है, वो कैसे जो है ना वो कचरा वगैरह डिस्कार्ड कर सकते हैं। डॉक्टर गजाला। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू रिमशा। बड़े हॉस्पिटल, चूँकि हम टीचिंग हॉस्पिटल में टर्शरी केयर लेवल पे इन्वॉल्व हैं, तो उसमें एक बाकायदा SOPs हैं जो कि हम WHO को फॉलो करके बनाए गए हैं, और उसके तहत एक कंपनी को दिए जाते हैं जो कि डेली बेसिस पे वो कलेक्ट करती हैं। आपका क्लिनिकल वेस्ट होता है जिसमें डेंजरस होता है, वो सारी चीज़ें लेबल होती हैं, लोगों को पहले टीच किया जाता है, सिखाया जाता है। उस कलर के हिसाब से येलो और रेड कलर के शॉपर और वो डस्टबिन डिज़ाइन की गई हैं जिनमें वो इकट्ठा किया जाता है, और वहाँ पे रेड बाउंड्रीज लगाई गई हैं और उनका एक टाइम फिक्स होता है, वहाँ से वो कलेक्ट करके लेके जाती हैं और फिर उसकी इंसिनरेशन करती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आजकल पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रेगुलर बेसिस पे हर वीक या ट्वाइस अ वीक हर उस टेस्टिंग लैब का या हर उस क्लिनिकल वेस्ट का मुआयना करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन 2 लैब जो हैं वो उनको बंद कर दिया गया लाहौर में, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि उनका क्लिनिकल वेस्ट जो था वो प्रॉपरली कलेक्ट होकर तो इंसिनरेशन के लिए नहीं जा रहा था, इसलिए उन लैब्स को काम करने से रोक दिया गया। तो इसलिए ये मुझे मालूम है कि वो तो यानी कि हॉस्पिटल्स में तो बेहतर इक़दाम हैं और SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, ये जो घरों में लोग होम आइसोलेशन में हैं और जिनके घरों में कोरोना पेशेंट्स हैं, तो उनका जो मास्क वगैरह या जो ग्लव्स वगैरह हैं, बर्तन हैं ख़ास तौर पर डिस्पोजेबल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, तो वो कैसे और किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, उसका भी वही तरीका है जो कि पहले बताया जा चुका है, बारहा बताया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं हो रहा है, और लोगों को चूंकि कोरोना के मुतालिक इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है तो लोग ज़्यादा उसको इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये बीमारी एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो लिहाजा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो उनकी डिस्कार्टेड चीज़ें हैं, वो भी होम जो वेस्ट है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, उसके साथ ही मिलकर कचरे के साथ हो रहा है, और वो यकीनन ये एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत अरसे से हम इसकी डिस्पोजल पे बात करते रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से उठाया नहीं जाता और ना ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो इसकी भी एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, और इसकी तरफ भी मैं समझता हूँ कि सरकार की नज़र नहीं है जिस तरह होनी चाहिए।
तो मैं तो ये देखता हूँ कि जगह जगह पे और खासकर अस्पतालों में अगर आप चले जाएं तो जगह जगह पे आपको मास्क नजर आते हैं और दूसरी चीजें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई आदमी घर पे आइसोलेट हुआ है तो उसकी जितनी भी है, उसके टिश्यू पेपर्स हैं, अगर वो ग्लव्स इस्तेमाल कर रहा है या उसके कपड़े उतार रहे हैं, घर के अंदर भी उसको बहुत एहतियात से धोया जाता है। उसको गर्म पानी से धो के उसके कपड़े अलग धोए जाते हैं और उसको धूप में सुखाया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोगों को जो कि जिनको के माइल्ड किस्म का कोरोना हुआ है या मॉडरेट किस्म का भी कोरोना है, जिसको नज़ला जुकाम बुखार या हल्की खांसी भी है और उसने टेस्ट भी नहीं कराया है, तो वो नॉर्मल तरीके से वो ये समझ रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं है और वो नॉर्मल तरीके से डील कर रहा है। जिन लोगों को मालूम है कि मुझे कोरोना है और मुझे घर पे रेस्ट करना है, वो भी नहीं अपनी चीजों को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि ये ऐसी चीजें कम से कम किसी प्लास्टिक बैग्स में जमा कर लें अगर आपके घर पे कोई जगह नहीं है, और उसको किसी ऐसी जगह पे जो डस्टबिन टाइप का जो गलियों में रखा हुआ होता है वहां पे अलग से रखा जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर गजाला, एक और चीज़ ये है कि गली मोहल्लों में अब हर कोई मास्क बेच रहा है। एक और चीज़ ये भी सामने आई कि लोगों ने मास्क जमा करके उनको रिसाइकल करना भी शुरू कर दिया। अब ये तो तशवीशनाक बात है, लेकिन बहरहाल जब आप मास्क चूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। और जो डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमने अपना मास्क उतारा और डस्टबिन में फेंक दिया, बहुत सारे लोग सड़क पर ही मास्क फेंक के चले जाते हैं, नया मास्क खरीदा वो पहना, पुराना वाला फेंक दिया। तो ये किस हद तक जो है ना वो नुकसानदेह और ख़तरनाक हो सकता है, लोग इसको समझना कितना ज़रूरी है लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, लोग इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे और ये एक इतनी बुरी पैंडेमिक है जो कि इतनी बुरी तरह पेनिट्रेट कर चुकी है आपके हॉस्पिटल्स में, आपकी वार्ड्स में, आपके ऑफिसेज में, आपके घरों में, आपके किचन में, आपके बेडरूम्स में, और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि अगर आप इसको टेस्टिंग करनी शुरू करें तो इतनी हॉरिबल अमाउंट आएगी कि लोग खुद हैरान हो जाएंगे। और लोग इसको बिल्कुल किसी SOP पे को फॉलो नहीं कर रहे, बिल्कुल ये नहीं सोच रहे कि मेरी वजह से बाकी सोसाइटी पे इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। हालांकि उनको चाहिए ये कि अपनी जो भी चीज़ इस तरह डिस्कार्ड करें उसको पहले से डिसइंफेक्ट कर लें। अपने लिए भी तो डिसइंफेक्टेंट करते हैं ना, अपने हैंड वॉश करते हैं, आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ करते हैं, तो आप उसी तरह दूसरों का भी ख्याल करें। और उसी तरह के ये रिवर्ट होकर चीज़ें आपकी फैमिली तक भी पहुंच सकती हैं, आपके फ्रेंड्स तक, दूसरे लोगों तक, तो उसको केयर करने की ज़रूरत है। बस लोगों को स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराया जाए जैसे बाहर के मुल्कों में कराया जाता है, और लोगों को बार बार अवेयरनेस दी जाए कि ये इतना इसको लाइट मत लें, ये इनके इतना लाइट लेने की वजह से इतना नंबर ऊपर जा रहा है और हम बहुत बुरी तरह इसके अंदर एक सरेंडर हो चुके हैं एक्चुअली। और हमारा सारा हेल्थ केयर सिस्टम चोक होने जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल के वार्ड्स भर गए हैं, हमारी आइसोलेशन वार्ड भर गई हैं, हमारे ICUs फिल हो रहे हैं, हम तेज़ी से नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ा रहे हैं और सीवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़ की तरफ जा रहे हैं। हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, हम फ्रंट लाइन वर्कर डॉक्टर्स बुरी तरह इन्फेक्ट हो रहे हैं इससे। डेली हर हॉस्पिटल में नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स सबसे टॉप पे होता है जो इन्फेक्टेड होता है, ऐसा ही है। और उसके बाद नर्सेज और पैरामेडिक्स आते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम उससे बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम डायरेक्ट पेशेंट के साथ लिंक्ड हैं। उसके बाद आपने हर रोज़ हॉस्पिटल की नई लॉजिस्टिक्स बनानी है, आपने इकट्ठे भी बैठना है, मीटिंग्स भी करनी है, आपने रोज़ाना नई प्लानिंग करनी है। पता नहीं शाम को आपको क्या सूरत हाल है, शाम को आपको एक नई आइसोलेशन वार्ड बनानी है, शाम को आपके पास 100 नए टेस्ट आ रहे हैं टेस्ट होने के लिए। हम जब शुरू में 100 टेस्ट शुरू किए थे, बिल्कुल ऐसे ही, और तो अब मेरे पास तो संगीन हो ही रही है डेली के। अब मसला ये है ना कि देखिए किस तरीके से अब कब तक चलेगा। डॉक्टर कैसर, अब जो सिचुएशन है इसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद में तो कह दिया गया कि मास्क पहनना मस्ट है वरना जुर्माना होगा। आप नहीं समझते कि इस रूल को तो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवा देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो लोग नहीं समझ रहे, ना उन्हें समझ में आ रही है। डॉक्टर कैसर। जी हाँ, देखिए बहुत सारी चीजें बहुत शुरू में करनी चाहिए थी जो कि हमारे यहाँ बहुत लेट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उसको आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ
कि इनको पूरे मुल्क में ज़ाहिर है, मैंने जब से पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत दफा मैं कह चुका हूँ, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में, एक ही चीज होनी चाहिए कि ये कि पाकिस्तान में, पंजाब में, बलूचिस्तान में वो कोई अलग नहीं है, वहाँ के भी लोग पाकिस्तानी हैं, सिंध के भी लोग पाकिस्तानी हैं। तो मेरा ख्याल में एक कानून होना चाहिए और यकीनन ये कह देना कि जी मैंडेटरी है, मास्क हर आदमी को लगाना बहुत जरूरी है और लगाना पड़ेगा, ये कहने से नहीं होता है। देखिए बाहर के मुल्कों में जो कवानीन जितने भी है उसमें बहुत सख्त किस्म के अमल दरामद कराए जाते हैं और लोग करते हैं जब उनको मालूम होता है कि हाँ इस तरह के फाइन हो जाएगा और इस तरह का हमारे साथ रवैया होगा, तो बहुत लोग वो सख्त, बल्कि हमारे लोग यहाँ से जब दुबई जाते हैं तो फौरन सीधे हो जाते हैं। जो ड्राइवर हजरात यहाँ से जाते हैं वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? इसलिए कि वहाँ पर कानून की बालादस्ती है, कानून पे हर आदमी को अमल दरामद कराया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब अगर आपने ये खोल दिया है, सारे चीजें नॉर्मल कर दिया गया है, सब लोगों को अलाउ कर दिया गया और सारी जिम्मेदारी लोगों पे आयद कर दी गई है, तो लोग तो नहीं फॉलो करते हैं कानून को। पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता जब तक आप करवाएंगे नहीं। अब जैसे डॉक्टर गजाला कह रही हैं कि ये लोगों को चाहिए कि उसको एक जगह कलेक्ट करें, ये करें, लेकिन मसला ये कि वो कलेक्ट कर लें, अब उसको कहाँ डालेंगे, किस जगह, गली में किस जगह डालें, कहाँ लेके जाए, कोई सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, ना ही डोमेस्टिक वेस्ट का कोई सिस्टम है कि जी कोई आएगा, जिस तरह बाहर के है ना कि जी हफ्ते में एक दिन फिक्स होता है, गाड़ी आती है सबके साथ घर के सामने से उठा के ले जाती है। तो ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, ना ही हमने लोगों को बताया है। गवर्नमेंट के लेवल पे लोगों को बार बार एडवर्टाइज करें, खुदारा इसको कंसंट्रेट करें, आवाम को बताएं कि ये चीजें हैं और इसको बार बार बताना पड़ेगा कि जी आप अपना, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी जो चीजें हैं, वो जो फजला है, जो उनकी चीजें, जो टिश्यू पेपर्स और बाकी चीजें, उसको किस तरह से आपने फेंकना है, ऐसे नहीं फेंक देना है या आप गाड़ी से डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बात सिर्फ यही है कि एक एफर्ट अगर आवाम करेंगे तो ज्यादा एफर्ट और उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, रादर देन ओनली जो ना गवर्नमेंट के उसके ऊपर सिर्फ रिलाई करें हम, या जो हम कह के हुकूमत ने नहीं किया, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट मैं बार बार कह रही हूँ आवाम ने करनी है, कचरा हमने थोड़ा संभालना है, एहतियात हमने करनी है, मास्क हमने पहनने, तो ये हमें आज से अगर हम नहीं कर रहे तो प्लीज इसको स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर गजाला रुबी साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जब प्रोग्राम में ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे, जैसे कभी हमने बात भी की डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से भी, कि इस्लामाबाद में जो मैंडेटरी कर दिया गया है कि मास्क पहनना है, तमाम मुल्क में एक जैसी पॉलिसी क्यों नहीं है, और क्या वाकई इससे जो इसका फैलाव है वो कम होगा, किस तरीके का मास्क इस्तेमाल करें, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है, इन तमाम चीजों पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सारी दुनिया में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है, बात यही है कि अवाम साथ दें। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा कि हर तरह की एहतियात बताई गई और मैक्सिमम कोशिश करवाई जा रही है कि लोगों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाया जाए, लेकिन जो है अवाम को एक तो साथ देना है, बार बार यही बात हम कहते हैं, और इस पर कैसे दे सकते हैं, तो फोर्सफुली करवाने के लिए हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने आवाम के लिए कुछ SOPs वज़ा किए। हमजा शफाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं हमजा साहब शो में। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो लोग सिर्फ मास्क नहीं पहन रहे उन्हीं को जुर्माने किए जाएंगे, उसी पर सजा रखी गई है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जो नहीं रखेगा, एहतियाती तदाबीर पर जो अमल दरामद नहीं करेगा, उनके लिए भी सजाएं रखी गई हैं, उनको भी जुर्माने होंगे? हमजा साहब, बेसिकली जो हमारी मार्केट्स हैं या जो भी हमारी शॉप्स हैं या हमारे रेस्टोरेंट्स हैं या हमारे जो भी इस तरह की जहाँ पे भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, उनके ऊपर तो हमारे SOPs इन्फोर्स्ड हैं, लेकिन वो इन्फोर्स्ड हैं फॉर ओनर्स या प्रोपराइटर्स ऑफ द शॉप्स। यानी कि अगर किसी शॉप में हमें रश नज़र आता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं पहना हुआ, सैनिटाइजेशन नहीं हो रही, तो हम उस जगह को सील कर देते हैं। अब जो एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस कराई है इस्लामाबाद में, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मोर देन 2600 हो चुके हुए हैं केसेस, और सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी ये फैल रहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही एडवाइस
एडवाइस थी और उसके ऊपर फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रेगुलेशंस इशू की हैं कल सुबह, जिसमें उन्होंने मास्क को ऑब्लिगेटरी कर दिया फॉर एवरीबडी हु इज़ कमिंग टू अ पब्लिक प्लेस, चाहे वो दुकानदार हो या ख़रीदार हो या बाहर भी फिरने वाला हो या इवन सरकारी मुलाजम हो जो अपने दफातर में जा रहा है। तो अब जो भी पब्लिक प्लेस में जाएगा, किसी मस्जिद में जाएगा, बाजार में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उसने मास्क ज़रूर पहनना है। मास्क अगर वो नहीं पहनेगा तो पहले हम उसको वार्निंग्स करेंगे, उसको समझाएंगे भी। हमने अवेयरनेस कैंपेन ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है, दुकानों के अंदर हम ऑलरेडी इन्फोर्स करा चुके हुए हैं। तो फिर हम जुर्माने शुरू करेंगे। जुर्माने जो हैं वो 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक हो सकते हैं। अगर कोई बंदा बार बार नहीं कर रहा बावजूद बताने के, फिर तो 3000 का जुर्माना है। और अगर वो पहली दफ़ा कर रहा है तो हम वार्निंग भी देंगे, समझाएंगे भी, मास्क की अवेलेबिलिटी भी कर रहे हैं। और इसमें भी मैं बताता चलूँ कि मास्क अगर लोग समझते हैं कि एक्सपेंसिव है तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सर्जिकल मास्क पहनना है। वो कोई भी फेस कवर कर सकते हैं, वो कपड़े से कर लें, वो घर में बैठे बैठे मास्क बना सकते हैं। असल इशू ये है कि उनके मुंह के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर नहीं गिरनी चाहिए, और इससे हमें उम्मीद है कि हमारा 70% जो है वो डिजीज़ का स्टॉप हम कर पाएंगे। अब जैसे अब्दुल साहब आपने बताया कि ये सजाएं तो तय की गई हैं, जुर्माने भी तय किए गए हैं, अमल दरामद कैसे हो रहा है? क्या अभी तक किसी को सज़ा दी गई है? क्योंकि जैसे हमारे नुमाइंदे ने भी हमें बताया कि सजाएं नहीं हो रही हैं, लोग उस पर अमल नहीं कर रहे, मास्क पहनते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, अभी तक हमने दुकानें तो बहुत बेशबहाशा, हम 100 से ज़्यादा दुकानों को सील कर चुके हुए हैं जिन्होंने इसकी वायलेशन की है, लेकिन पब्लिक के ऊपर अभी हमने कोई जुर्माना ऐसा नहीं लगाया। आज से हम एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, बार बार लोगों को समझाएंगे। और फिर अगर कोई रिकरेंट बार बार करी जा रहा है वायलेशन तो फिर उसको जुर्माना भी करेंगे। 20 रुपये का एक सर्जिकल मास्क आता है, कोशिश करेंगे खुद दे दें लोगों को कि वो पहन लें। अगर हमारे पास भी ख़त्म हो गए तो फिर हम लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पहने, बेशक फेस कवर पहन लें, और इस तरह चलते रहें। फिलहाल हमने कोई जुर्माने उस तरह आम पब्लिक पे नहीं किए, वैसे जो है दुकानदारों पे तो हम बहुत कर चुके हुए हैं। तो क्या कपड़े वाला मास्क भी इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते रोजाना की बुनियाद पे उसको चेंज करना, तो अगर कपड़े वाला मास्क भी पहना जाता है तो भी इज इट सेफ फॉर देम, और वो उनको जुर्माना तो नहीं होगा? हमजा साहब देखिए, इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 22 लाख है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पर निकलते हैं। 7 से 8 लाख लोग अगर डेली भी मास्क पहनना शुरू कर दें और डेली एक नया मास्क पहने, तो आप देखें अगले 3 महीने की हमें 1 करोड़ मास्क चाहिए। तो 1 करोड़ मास्क तो हमारे पास नहीं है। हमने अवेलेबिलिटी इंश्योर किया है, तकरीबन 50 लाख का स्टॉक आ जाए इस्लामाबाद के अंदर। उसमें लोग फेस मास्क, मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से सर्जिकल मास्क लेके पहने, उन्होंने सिर्फ अपना मुँह कवर रखना है। वो ख़वातीन अपने कपड़ों से भी कर सकती हैं, वो बंदे जो हैं वो रुमाल से भी कर सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं, या कोई सिंपल एक रीवॉशेबल कपड़ा ले लें और उसको बार बार धोते रहें और उसको आप कान के साथ पहन लें। इशू सिर्फ ये है कि वो फेस को ज़रूर कवर रखें। जामिया का साथ किस हद तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग? क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत और अथॉरिटीज़ अपना काम करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं हर सतह पर, लेकिन आवाम साथ नहीं दे रहे। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आवाम ऑन बोर्ड हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं, और कौन कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई बंदा मास्क अफोर्ड नहीं कर सकता, 17 रुपये से 20 रुपये का मास्क आता है सर्जिकल मास्क, और वो पहनना ज़रूरी भी नहीं है। सिर्फ इशू ये है कि वो फेस को अपने कवर रखे। उसके लिए वो कपड़े का मास्क भी ले सकते हैं, घर में पुराने किसी कपड़े से लेके वो मास्क ऊपर बना लें, उसको 2 लेयर या 3 लेयर कर लें। असल मकसद तो सिर्फ ये है कि उसके मुँह के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे नहीं गिरने चाहिए। अगर वो बीमार है, अव्वल तो उसको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। फिर भी अगर इस तरह का कोई बंदा एसिम्प्टोमेटिक है जो बाहर निकल रहा है, तो अगर वो मास्क पहन लेगा तो उससे डिजीज़ का स्प्रेड जो है वो 90% रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे। जी, सवाल यही है कि आवाम साथ दे रहे हैं, और कौन कौन से इक़दाम हो रहे हैं हमजा साहब? देखें, इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। ऑल्दो ईद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वायलेशंस की, लेकिन बाय एंड लार्ज यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। रूरल एरियाज़ में हमारा चैलेंज है, लेकिन इस्लामाबाद के अर्बन एरियाज़ में हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। चाहे ट्रेडर्स कम्यूनिटी हो, चाहे ऑफिसेज़ हों, चाहे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ओनर्स हों, या इवन आम पब्लिक भी हो, उनमें अवेयरनेस भी है, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे ये चैलेंजेस हैं। शुरू में मसाजिद में नहीं जैसे हो रहा था, बाद में उन्होंने भी कोऑपरेट किया। रूरल एरियाज़ में नहीं हो रहा था, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। डिज़ीज़ को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यही है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ बार बार धोते रहें। इसी पर हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर रहे हैं, और इसी के ऊपर हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग इस पर हमारे साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल, अब बात यही है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, एक्शंस लिए जा रहे हैं, कोशिश तो भरपूर की जा रही है, लेकिन इस पर अमल हमने ही करना है। बहुत शुक्रिया, हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आगे बढ़ते हैं, कुछ मुल्क की मईशत की बात करते हैं जो कि कोरोना की वजह से इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रही है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, सूरत हाल संगीन हो गई है। हमने देखा है कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, खातिर खा कमी की गई, लेकिन उसके जो असरात हैं वो आम बाज़ारों में आम लोगों को इफ़ेक्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कीमतों में खातिर खा कमी चीज़ों में नहीं की गई। जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो फौरी तौर पर तमाम चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, तो ये फौरी तौर पर रिलीफ आवाम को सस्ता होने में क्यों नहीं मिल रहा? हमेशा की तरह आज भी बुनियादी सवाल यही करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक और अहम खबर भी शामिल करते हैं, वो ये है कि हुकूमत के मुताबिक 15 अरब डॉलर के कर्जों का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसमें से तकरीबन जो 10 अरब डॉलर्स हैं वो बैरून मुल्क से जो कर्जे लिए गए हैं उन्हें वापस करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यानी जो आपने कर्जा लेना है उसे कर्जा रिटर्न करना है और उसी को इस्तेमाल करते हुए कुछ पैसे तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए भी लगाए जाएंगे, लेकिन जो असल बेस है कर्जा लेने की वो वापस करने के लिए लिया जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस आखिर कब तक, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सबसे पहली बात तो यही कि हमने देखा कि यकम मार्च से अब तक तेल की कीमतों में तकरीबन 36% कमी हुई और जैसे कि बड़ी बातें हो रही थी कि जितनी कमी होनी चाहिए थी नहीं हुई, इतना कम और कर दें पेट्रोल। बहरहाल अच्छी खासी कमी हो गई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह क्या है इसकी? जब पैसे बढ़ाए जाते हैं तो अगले दिन चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल कम हुआ तो आज तक जो है वो कमी नहीं हुई। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आज भी हमारा जो पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं वो है 30 रुपया फी लीटर, और अब से कुछ माह पहले ये था 8 रुपये लीटर। इसका मतलब ये है आज भी हुकूमत 22 रुपये फी लीटर ज़्यादा ले रही है। ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल होना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो ये कि एक साल पहले 2019 में अगर आप चले जाएं तो हमारा GST जो था पेट्रोलियम मसनूआत पर सबसे कम था, वो कम से कम 0.5% था। अब ये 17% हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो कमी की गुंजाइश मजीद है, बिल्कुल। दूसरी तरफ जो आपका नुक्ता है वो ये है कि जनाब ये आवाम को क्यों नहीं मुंतकिल हो रहे, तो उसका एक बुनियादी वजह है हमारा मुल्क जो है, हमारा तमाम पॉलिसियाँ जो हैं वो चल रही हैं फ्यूडल कल्चर के ऊपर। आज जो पॉलिसी हुकूमत की है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, वो ये है जो इक़्तिसादी पैकेज में नजर आई कि अमीर को खूब खिलाओ पिलाओ ताकि गरीब जो है वो जिंदा रहे। और इसका नतीजा आगे नीचे चला गया कि जनाब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है और जो है स्मगलिंग भी हो रही है, और बैंक्स भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए कर्जे दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, हमारी जो कंजप्शन की अगर कोई सोसाइटीज़ हैं तो वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। और चूँकि ट्रांसपोर्ट का मसला भी है तो थोड़ा सा रसद का भी मसला है, सप्लाई का भी मसला है। और तीसरा ये कि कल जो कमी हुई है उसका तो नताइज अभी देखने बाकी हैं, मगर माजी का तजर्बा यही है जो आपने बताया। और मैं तो लेकिन कमी कुछ ना कुछ ज़रूर हुई है। अभी जो स्टेट बैंक के फेडरल ब्यूरो के आदाद शुमार आए हैं वो हमारा 8.2% पर अफराती ज़र है, जो कुछ अर्से पहले 14.2 था। लेकिन मज़ीद कमी की गुंजाइश है और इसमें अगर हम सख्ती से अमल करें तो आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में मज़ीद कमी आनी चाहिए। अभी तो रमज़ान का मसला भी था, ईद का मसला भी था। अब देखते हैं कि आगे चल के हुकूमत कितनी सख्ती करती है और कितनी कमी आती है और आनी चाहिए। मसला वो ये ना कि हुकूमत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें प्ले करती हुई दिखाई नहीं देती। जब 1 रुपया बढ़ जाता है तो फौरी तौर पे दाल, चीनी, सब्ज़ी हर चीज़ बढ़ जाती है कि जनाब ट्रांसपोर्ट लगता है, पेट्रोल लगता है, लेकिन वो अभी ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी उस हद तक कमी नहीं की गई। बहरहाल नया बजट भी आना है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अब इस नए बजट में कोरोना की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है दुनिया भर की इकॉनमी के ऊपर, उसके क्या असरात होंगे, और फिर पाकिस्तान में यहाँ हुकूमत को बजट बनाने में किस हद तक मुश्किल होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। इज दैट पॉसिबल? क्या ऐसा नहीं होगा? क्या ऐसा होगा बल्कि वाकई? देखिए, बड़ा बुनियादी नुक्ता आपने उठा दिया है। अब मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बता दूं। अगर पिछले साल का हम बजट उठा लें तो उस वक्त में FBR के रेवेन्यूज थे 5,550 अरब रुपए का हदफ था, और जो सूबों को मुंतकिल होना था NFC अवार्ड के तहत वो था 3,255 अरब। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि उसके मुताबिक हुकूमत के पास 2300 अरब रुपया बचते हैं सूबों को देने के बाद, और जो दफा सूद में है वो 4,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो अगर हुकूमत के वफाक के बाद जो पैसा है उससे तो बस सूद ही नहीं अदा होता,
दफा ही नहीं होता तो फिर जो मुल्की अखराजात हैं, तालीम है और दूसरे अखराजात हैं, तो वो कैसे पूरे होंगे? बुनियादी नुकता ये है। तो अगर इसका नतीजा क्या हुआ कि 1600 अरब रुपए हमने तालीम और सेहत में कटौती करने के बाद 3500 अरब रुपए का बजट खसारा दिखा दिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप तालीम और सेहत भी करें तो 12% आपका बजट खसारा होगा। तो क्या हम ये तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि अगर FBR रेवेन्यूज इतने ही रहते हैं अगले साल तो हम कुछ भी कर लें, हमारी मईशत बेहतर नहीं होगी? नंबर एक नुकता तो ये है। मगर दूसरा जो बड़ी तबाहकुन पॉलिसी है, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, वो ये है कि हमें बरामदात बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर यूटिलिटीज़ के नर्ख भी कम करने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो आज भी हमारी बरामदात 2011 से नीचे हैं, कई अरब डॉलर नीचे हैं, लेकिन हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। तो कभी किसी ने सोचा कि रेमिटेंसेस क्यों बढ़ रही हैं? अगर ये समंदर पार पाकिस्तानी इतना पैसा भेज रहे हैं तो आप ये बताइए कि जो एक हमने सुनाए थे पिछले बजट में, पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट, उस पर 6.75% दिया, तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन समंदर पार पाकिस्तानियों ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते हैं, ना उनको हुकूमत पर भरोसा है, ना बेयकीनी की कैफियत है। रेमिटेंसेस फिर क्यों भेज रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, तो चोरी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा कुछ तो बाहर जाता है, वो वापस आ जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है। ये सबको पता है, हमें भी पता है, हुकूमत को भी पता है। तो दूसरा ये कि उनकी अपनी फैमिलीज़ भी बाहर हैं और पाकिस्तान में हैं, उनको भी भेजना होता है। वो प्रॉपर्टीज़ भी पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, उनको ये भी पता है कि कल को वापस आना है। तो हमें ये सोचना है, जो मैं आपको परेशानी बता रहा हूँ, कि मेरे मुल्क में 6 अरब रुपए में 6 साल में 165 अरब डॉलर की जो है वो रेमिटेंसेज आ गई, 165 बिलियन डॉलर्स। अगर हम इसको ले जाते हैं 50% को भी सरमायाकारी की तरफ, तो आज हमारी ग्रोथ रेट जो है 8 से 10% होता। लेकिन चूंकि हमने टैक्सों की इस्तेहसाली पॉलिसी अपनाई है, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, हम ये करते हैं कि यूटिलिटीज के दर बढ़ाते हैं, तो बरामदात तो गिर रही थी, पैसा तो चाहिए था, तो हमने रेमिटेंसेस को एनकरेज कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर समंदर पर पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं और रेमिटेंसेस हमारी गिरेगी, और UAE जहां सऊदी अरब जहां से रेमिटेंसेस आती हैं, तो UAE को 1 साल के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन कर दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। अगर वहां कोई मसला पैदा हो तो हमारी मईशत कहाँ जाएगी? इसलिए बजट में ये बुनियादी चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, टैक्सों की वसूली, आवाम पे बोझ डाले बगैर इन हालात में। दूसरा ये कि अगर इनकम टैक्स नहीं आता तो जो चोरी के असासे हैं, जिनकी तफसील आपके पास है, प्रॉपर्टीज वगैरह, उन पर तो ले लें। दूसरा ये था कि गुर्बत और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका वाहिद तरीका वही है कि आप बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम को माइक्रो फाइनेंस से मुंसलिक करें। और अगर आपको बरामदात बढ़ानी है और तो तालीम और सेहत और टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो देनी है, तो उस पर फिर वही मसला आ जाएगा कि आपके पास जो है ना वो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि आप टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ाते। तीसरा जो शॉकिंग चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि पिछले 24 वर्षों में, मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, 24 वर्षों में 160 अरब डॉलर पाकिस्तान से मुंतकिल हुए हैं बाहर बैंकों के जरिए कानूनी तरीके से, और हमारे आज जो कर्जे हैं 110 अरब डॉलर है टोटल। तो अगर हमको इसको कानूनी तरीके से रोक लेते हैं कि क्यों जा रहे हैं, देखिए एक आदमी के पास चोरी का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, वो डॉलर खरीदता है मार्केट से, बैंक में जमा करता है और कहता है जी इस पैसे को बाहर ट्रांसफर कर दें। तो क्या इस कानून को रोका नहीं जा सकता कि तालीम और सेहत के अलावा ये पैसा बाहर नहीं जाएगा? तो अगर ये 160 अरब डॉलर का बड़ा हिस्सा नहीं जाता, तो आज मेरे मुल्क में जो 110 अरब डॉलर का कर्जा है, आप खुद समझ लीजिएगा कहाँ होता। इसका मतलब ये है कि फ्यूडल कल्चर तब्दील। अब जब आप कर्जों की बात कर ही रहे हैं शाहिद हसन साहब, तो खबर ये भी थी, अब इसमें देखते हैं कि कितनी सदाकत है कि 15 अरब डॉलर जो है वो कर्ज लेने के लिए तैयार है। हुकूमत सोच रही है, मंसूबा बना रही है, जिसमें 10 अरब डॉलर जो है वो पुराने कर्जे वापस करने के लिए इस्तेमाल होंगे और 5 अरब जो डॉलर है वो मुल्की ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि हमेशा हमारे पास कोई जामे हल नज़र नहीं आया, कोई जामे पॉलिसी नज़र नहीं आई? हम एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, फिर उसकी जो है ना वो शरह सूद और सारी चीज़ें। तो ये अब हम इस शिकंजे से कब और कैसे निकलेंगे? कोई प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कब तक? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है इसका ताल्लुक सिर्फ मईशत से नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है। तो इसकी वजह ये हम एक जौहरी ताकत है। न्यू ग्रेड गेम चल रहा है अमेरिका का, हमें भी पता है, आपको भी पता है। कोरोना के बाद पॉलिटिकल ग्रुपिंग बदलनी शुरू हुई है और हमारे लिए इसमें मुश्किलात आएंगी, हमें ये समझ लेना चाहिए। तो इसलिए जो सवाल आपने उठाया ये बेहद अहम है। अगर मैं आपको ये बता दूं बुनियादी तौर पर कि इस हुकूमत के दौर में मार्च तक
21 महीने तक हमारे जो कर्जे बढ़े हैं वो बढ़े हैं तकरीबन 16 अरब डॉलर, यानी 8.5 अरब डॉलर सालाना, जबकि इससे पिछले 10 वर्षों में जो बढ़े थे वो थे 4.9 अरब डॉलर। देखिए, ये समझ लें कि जब तक आपका बजट खसारा होता है, यानी टैक्सों की आमदनी आप नहीं बढ़ाते और शाना अखराजात करते हैं, और दूसरा ये कि आप बरामदात नहीं बढ़ाते, तिजारती खसारा होता है जो कि आपका 160 अरब डॉलर हो गया है 6 वर्षों में, तो आपके कर्जे बढ़ते रहेंगे। हम कभी भी कर्जे अपने अदा नहीं करते। हमसे कहते हैं दुनिया से कि आप हमें अगर $1 बिलियन देते हैं तो हम आपको $700 मिलियन वापस कर देंगे। हमारी चूंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है और अफगानिस्तान में और दूसरी जगह अमेरिका को हमारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए अभी FATF ने भी हल्का हाथ रखा है, IMF ने भी रखा है। लेकिन जब ये तब्दीली आएगी और रेमिटेंसेस गिरेंगी तो उस वक्त क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। अगर बरामदात नहीं हम बढ़ाते और रेमिटेंसेस पे गुजारा करना चाहते हैं तो बरामदात बढ़ाने के लिए दोबारा मैं कहूँगा कि टेक्सटाइल्स के अलावा आपको जाना पड़ेगा, IT पे जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग पे जाना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान में तो 27 मिलियन जो हैं वो हमें ज़रूरत पड़ती है हर साल मोबाइल की, तो क्या हम किसी एक फैक्ट्री से नहीं कहते कि यहाँ स्मार्ट टेलीफोन लगा लें, हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। लेकिन हमारा फ्यूडल कल्चर है, ये समझने की ज़रूरत है। हमारी पॉलिसी यही है कि ताकतवर तबकों को नवाजें, उनको मराद दें, आवाम को उसका बोझ मुश्किल कर दें। अगर ये सोच तब्दील नहीं होती, ये तब्दीली आ गई है। पहले जो सोच थी वो ये थी कि आप आवाम पर टैक्सों का बोझ डालें, जो कुछ माशी तरक्की हो उसका 70% ताकतवर तबकों को दे दें। अब इक़्तिसादी पैकेज के बाद एक तब्दीली आई कि ताकतवर तबकों को खिलाओ पिलाओ, वो जब उनका पेट भर जाएगा, पहिया चलेगा, तो कुछ पैसा आवाम को चला जाएगा। अगर खुदा के लिए इस पॉलिसी को आप बदल दें और माशी तरक्की की पॉलिसी लाएं, बरामदात पे आप जोर दें और लोगों की पैदावारियत बढ़ाएं। हमारी बरामदात नहीं बढ़ेंगी अगर हमारे आदमी के पास हुनर ही नहीं है, तो आप जब उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ऐसे वक्त में अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो कोरोना की वजह से उसमें भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा कमी आई है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में क्या फौरी तौर पे करना होगा टेक्सटाइल एजेंसी के साथ? हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें, फ्रूट्स में, जिससे कि अभी आम की भी हमने कल परसों बात की थी कि खासा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उस तरीके से भी कोरोना पेंडेमिक में नहीं हो रहा। तो ये चैलेंज भी है एक बहुत बड़ा रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट्स। देखिए, आपने फिर अहम नुक्ता उठा दिया है। पहले मैं आपसे ये बता दूं कि देखिए, कोरोना के जो नुकसानात हैं उससे तो न दुनिया का कोई मुल्क बच सकता है ना हम बच सकते हैं। और लेकिन हमारा सितंबर 2020 के बाद से मैं ये समझता हूँ कि जो ये मनफी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ये उसके सितंबर 2020 के बाद से इसमें यकीनन बेहतरी आ जाएगी, दुनिया में भी बेहतरी है। मैंने जो रिसर्च की है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क में आज जो GDP है एग्रीकल्चर की, उसमें 5 गुना इजाफा हो सकता है अगर हम चाहें, अगर हम पॉलिसियां बनाएं। लेकिन 5 गुना इजाफे का मतलब ये होगा कि 12.5 करोड़ आदमी तो गुर्बत से निकल आएंगे, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि हम नेट फूड एक्सपोर्टर हो जाएंगे। लेकिन क्या हम इसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं? क्या हम हलाल गोश्त की तरफ तवज्जो कर रहे हैं? बात वही है कि क्या हम इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तवज्जो होना और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, ब्रेक की तरफ बढ़ना है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके वक्त और आमद शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, जहां हम आपके कुछ स्किन और विटामिन रिलेटेड इश्यूज की बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुद्दा सिर्फ यही है कि ख़वातीन को खूबसूरत दिखना है और गोरा दिखना है। वैसे तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट मौजूद हैं, जब उनसे भी गुफ्तगू होती है और हम खुद भी बारहा यही कहते हैं कि अच्छी और साफ़ स्किन होना वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती की अलामत होती है कि आप अपने स्किन को हेल्दी रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। लेकिन बहरहाल जिन लोगों को गोरे होने का शौक़ है और शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो विटामिन हम दे रहे होते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं या जो कैप्सूल्स हैं, फेशियल्स हैं, क्रीम्स हैं, ये किस हद तक इफेक्टिव होती हैं और क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? तो आज हम उस पर बात करेंगे और थोड़ा सा हम ये भी पूछ लेंगे कि जिनके स्किन अच्छी नहीं है उनको स्किन को कैसे बेहतर बनाना है, स्किन को नीट और क्लियर कैसे रखना है, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है। आप जितने भी गोरे हो जाए, मुंह पे दाग धब्बे होंगे, मुंह पे पिंपल्स होंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। सो आपको बेसिकली अपनी स्किन को प्योर और क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल वाइटनिंग तो हमारा माशाल्लाह आलमी इशू है, तो आज हम उस पर बात
बात करेंगे। खुर्रम मुशीर मेरे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो खुर्रम। और साथ साथ डॉक्टर अली काज़मी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले जो है ना खुर्रम, बात ये हम करते हैं कि जनाब गोरा होना है। अब गोरे होने के लिए जितने तरीके होंगे ना, चाहे क्रीम लगानी पड़े, चाहे इंजेक्शन लगवाना पड़े, चाहे फेशियल का, सब करवा लेंगे, सब करा लेंगे, सब। उसके लिए पैसा भी है, उसके लिए वक्त भी है। अब ये इफेक्टिव तरीका कौन सा है? अच्छा देखिए, पहली बात, अगर कोई गोरा होना चाहता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अमीर होना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर हर एक जो वे है, जो रास्ता है, वो आपका जायज़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और एक हवस नहीं होना चाहिए कि अगर आप बहुत पैसे आ गए और आ जाएं, अच्छा गोरे हो गए, अच्छे लग रहे हैं और गोरे हो जाएं, ऐसे कॉम्पिटिशन। अच्छा सेकंड चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो एकदम से आपको वाइट नहीं कर देता। उसके अंदर अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं, ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी होता है, तो वो आपके रंग को, जो आपकी जीन्स के अंदर है, जैसे माँ बाप हैं वैसी औलाद के अंदर, वो उसमें और बेहतरी आएगी। अब ये नहीं हो सकता कि अगर आप माँ बाप पाकिस्तानी है, बच्चा जर्मन या फ्रेंच हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने कहा कि उनको बेटी को लगी इंजेक्शन, बहुत इंप्रूवमेंट भी हुआ, बहुत अच्छी हुई, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत हम लोग तो फ्रांस में रहते हैं और ये इतनी गोरी नहीं हुई जितने फ्रेंच लोग होते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए वो तो फ्रेंच होते हैं ना, हम लोग पाकिस्तानी है। तो उनका नहीं, इसके पास भी फ्रेंच पासपोर्ट है। तो देखिए फ्रेंच पासपोर्ट हो, यूके का पासपोर्ट हो, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हो, मगर अगर माँ बाप पाकिस्तानी दिखते हैं तो आप पाकिस्तानी दिखेंगे, रंग बहुत अच्छा होगा। अच्छा इंजेक्शन बड़े प्रॉपर तरीके से आप लगवाएं, वो डाइट होती है, डाइटरी सप्लीमेंट भी होते हैं। अच्छा आपका रंग भी निखारेगा, खूबसूरत लगेंगे, मगर ये नहीं कि सिर्फ इंजेक्शन लगा लिया, नहारियां खा रहे हैं, लेटे हुए हैं। डाइट भी अच्छी हो, फ्रूट्स हो, पानी हो, और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको मेंटेन करना। आपने अच्छा सा सेट बनाया 92 का, सब कुछ लगा हुआ है, अब इसके बाद इसमें बच्चे बिरयानियां खा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, तो क्या मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर एक प्रॉपर क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर और उसने स्पेशलाइजेशन की भी है। अब लोग सैलून से लगवा लेते हैं, लोग क्या करते हैं कि जी कोई आंटी हैं कोई मोहल्ले में, उन्होंने कहीं से मंगा लिए, उनके घर जाके लगा लिए। एक खातून में आपको छोटा सा ताकि मैं बताऊं आपको कि एक खातून मेरे पास आई, उनको उन्होंने सेशन शुरू उनका कम से कम 10 to 12 लगाने, दुबई में बहुत ट्रेंड है, लंच टाइम थेरेपी भी कहलाती है। तो उन्होंने कहा कि जी 3 तो मैंने लगवा लिए, आप मुझे 9 पैक कर दें, मैं घर पे मासी से लगवा लूंगी। तो मैं ऐसी चीजें, मतलब देखिए अगर अपनी जान से ये मासी नहीं लगा सकती। अच्छा होता क्या है डॉक्टर अली काज़मी, आपकी भी इस पे राय, एक तो क्या है कि ये गोरा होने के लिए आप इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और दूसरी चीज ये कि ये जो हमारी यहाँ प्रैक्टिस है ना कि एक चीज अगर मुझे खुर्रम ने बता दी है और मैंने अगर कोई दवा इस्तेमाल कर ली है तो वो मेरी फूफी की बेटी भी इस्तेमाल कर लेगी, वो मेरी पड़ोसन भी कर लेगी, वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो लोग करना शुरू कर देंगे। तो ये एक तो वेरी कितना करता है बॉडी टू बॉडी। इंजेक्शन अगर किसी को कोई एक रेकमेंड कर दिए तो वो दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब ना करे। डॉक्टर अली काज़मी जी, आज का टॉपिक तो खैर आपने बहुत ज़बरदस्त चुना है। उसमें आज मैं मिसकंसेप्शंस लोगों की दूर करके जाऊंगा, जो मैं अपने हर प्रोग्राम में दूर करता हूं। याद रखें, व्हाट इज़ गोरा करने वाले इंजेक्शंस। आज ये सब लोग सुन लें बात खोल के, इट इज़ ए ग्लूटाथियोन या विटामिन सी कह लें, ये जो चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये सिर्फ गौर से बात सुने, व्हाट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। इनको कहा ही जाता है एंटीऑक्सीडेंट। जी एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है, पहले मैं एक लेमन टर्म के हिसाब से आपको बताऊँगा। आप एक फल काट के रख देते हैं बाहर, और आप देखते हैं अगले दिन वो सेब या फल जो है उसके ऊपर ना रस्ट आनी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि उसके ऊपर ना ख़राब होना शुरू हो जाता है फल, ऑक्सीडेशन उसकी हो रही है। इसी तरह आप कोई लोहा बाहर पड़ा रहता है तो उसको जंग लग जाता है, यही समझ लें कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस। वो फ्री रेडिकल्स हमारे मिलियंस ऑफ द सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बने, वो उन सेल्स को डैमेज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन से रोकता है, जंग लगने से रोकता है। ये मैं आम लोगों को आम टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ। जब जंग लगने से रोकेगा तो हमारे सेल्स की डैमेज ख़त्म होगी। तो इट इज़ अ समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन, फॉर आवर सेल्स ऑफ द बॉडी, हार्ट, लिवर, लंग्स, स्प्लीन, किडनी, स्किन, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मगर एक मिसकंसेप्शन क्या है कि रंग गोरा करना, अव्वल तो गोरा लफ्ज़ गलत है। प्लीज़ आज के बाद ये लफ्ज़ बंद कर दें कि गोरा कोई चीज़ नहीं कर सकती आपको। इट इज़ बेटर, इम्प्रूव,
एक ग्लोइंग स्किन, एक बेहतर स्किन हो सकती है। कोई चीज़ गोरा नहीं कर सकती। एंटीऑक्सीडेंट ने क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन रोकनी है, आपके सेल्स की डैमेज को रोकना है। अगर कोई चीज़ बेटर कर सकती है इंप्रूव, वो करेगा टायरोसिनेज इनहिबिटर। व्हाट इज़ द टायरोसिनेज इनहिबिटर? हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है, इसको कहते हैं टायरोसिनेज। वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, हमारे केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, मेलानिन प्रोड्यूस होती है। वो चीज़ें जो टायरोसिनेज को इनहिबिट करती हैं, उस केमिकल को इनहिबिट करता है, वो चीज़ अवॉइड करेगी उसके अंदर। ये जो इंजेक्शंस हैं, ये कोई कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। इससे कोई गोरा नहीं किसी ने होना। बेटर हो जाएगी स्किन, इम्प्रूव हो जाएगी लिटिल बिट, आपके स्किन पे एक टिंच आ जाएगा। अच्छा, किसी ने आप जाके 100 इंजेक्शंस भी लगवा लें, एक मरीज भी नहीं कहेगा कि हाँ जी मैं गोरा होके आ गया और इस तरह की। इट विल गिव इम्प्रूवमेंट टू द स्किन। असल काम किसने करना है? इंजेक्शन के साथ जो क्रीम्स लगाई जाती हैं, याद रखें वो FDA की प्रूफ क्रीम्स होती हैं, मेडिकल की क्रीम्स होती हैं, वो रंग को इम्प्रूव करती हैं। उनमें टायरोसिनेज इनहिबिटर्स डले होते हैं, उसमें कोजिक एसिड है, आर्बुटीन है, मैप है, सैप है, हाइड्रोक्विनोन है। ये वो चीज़ें हैं कि जिन्होंने पिगमेंटेशन प्रोड्यूशन को कम करना है। और इंजेक्शन क्या है, वो आपने एक सप्लीमेंट सिर्फ एक होता ये ना कि देखें रिड्यूस करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, एडवांसमेंट की तरफ या बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो खुरम इस सारे फेज में कितना टाइम लगता है? क्योंकि लोग आते हैं ना फौरी तौर पे कोई गोरा होना है जी, आज आ गए 2 इंजेक्शन लगा के तीसरे दिन में गोरी नजर आऊं, तो एक तो कितना टाइम चाहिए? एक क्रीम की भी जो बात करते हैं बार बार डॉक्टर अली काज़मी की, एक अच्छी मेडिकेटेड क्रीम को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी काम करने के लिए टाइम चाहिए। और या तो लोग इस्तेमाल करते हैं, इतनी महंगी महंगी चीजें छोड़ देते हैं बीच में। तो कंसिस्टेंसी और टाइम बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप रंग आपका बेहतर हो, गोरा हो, एक तो ये कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी खुराक सब्जियां हो, दालें हो, दूध हो, फ्रूट हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग मिस आउट कर जाते हैं। देखिए आपके पास एक पैसा है, बहुत पैसा है, मगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है, तो या ज़ाया हो रहा है या यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो दोनों चीज़ों में बेकार है। आप जो खाते हैं फिर उसको अपनी बॉडी पे लगाएं। लगाना कैसे है जी ख़वातीन? ये कोई महंगा जिम जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे आप पोछा लगाएं, आप इतनी स्ट्रेचिंग करें। मर्दों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वेट उठाएं। अब ये कि जिम में जाके नहीं उठाएं, आप जाके अपना गमला कोई बड़ा उठा के साइड में रखें, उससे आपका दौरान खून इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपका डंबल्स रख सकते हैं, पानी की बड़ी बॉटल्स आप जो होती हैं वो उठा सकते हैं, उठा के लाएं, कोई क्यारी बैठ के खोदें, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ बिल्कुल पूरी एक्टिविटी। जितना सर्कुलेशन आपका होगा उतना आपका एजिंग प्रोसेस डाउन होगा, जो आप खाएंगे वो आपकी पूरे वो दमकेगा आपका चेहरा। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रीम्स वगैरह सब कुछ मिला के 3 से 6 माह में बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। अगर आप बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, आप अच्छी टैबलेट्स खा रहे हैं विटामिन की जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट बड़ी अच्छी हर्ब है, आप विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, अपनी ग़िज़ा में पालक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकली एक बड़ी अच्छी सब्जी है, कलेजी खाते हैं, ठीक है, सत्तू पीते हैं, दूध पीते हैं। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अगर बहुत सारी क्रीम है, अच्छा एक बेटोवेट क्रीम है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और आपके अब कोई डिजीज़ होती है स्किन की, डॉक्टर्स देते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। मगर हर लड़की ने सैलून में या किसी आंटी से या मोहल्ले में सुना रहा कि 3 से 4 क्रीमें, उसके अंदर एक बेटोवेट की ट्यूब डाली और 3 से 4 वो कंपनियों के नाम मिला के पूरे चेहरे पे लगाया। अरे वाह, आप डॉक्टर क्या देगा, मैं तो 6 हफ्ते में इतनी गोरी हो गई। अच्छा, गोरी तो हो जाएंगी, आपके चेहरे पे ट्यूब लाइटें जल जाएंगी, मगर इवेंचुअली क्या होगा, आपके चेहरे पे बाल आएंगे, आपकी नसें बिल्कुल पतली हो जाती है, किचन में जाएंगी, आपको लगेगा कि चूल्हा जरा सा जला है, मेरे चेहरे पे आग लगी है। और क्रैकी स्किन, यंग लड़कियां इतनी बड़ी एज की लग रही होती क्योंकि बिल्कुल आपकी झुर्रियां पड़ जाती है ना, स्किन में नरिशमेंट नहीं होती। अच्छा, और उसमें एक और चीज मर्करी ऐड कर देते हैं। अच्छा, बहुत एक टिपिकल कराची में एक जगह बनता है, आप यकीन करें, बिल्कुल अगर सांवले भी हो रहे हैं आप तो वो लगाएं, एकदम से आप बंदर की तरह रेड हो जाते हैं, मगर वो बड़ी कार्सिनोजेनिक है, तो यानी आपको कैंसर इंड्यूस कर सकती है। हम तो खुशकिस्मत नेशन है, हम लोग तो डार्कर हम टोन में हैं, स्किन टाइप 3 से लेके और 7 के दौरान, तो हमें तो इतना स्किन कैंसर नहीं होता। मगर जो गोरी रंगत जो कहलाती है, टाइप 1 टाइप 2, जो अंग्रेज हैं, बरतानवी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, जरा बीच पे जाते हैं, टैनिंग करते हैं, तो उनका रंग जो है बिल्कुल झलक जाता है। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन और, लोग समझते हैं जी मैं धूप में जाऊंगा, धूप से बिल्कुल बच के रहूं। धूप तो आपको, जैसे
कहते हैं ना, आपको नरिश करता है, आपको उभारता है। अच्छा, मगर धूप ये नहीं कि आप 4 बजे धूप में बैठे हुए जैतून का, मतलब नहीं सॉरी गलत किया गया, मैं 2 बजे दोपहर में आप जैतून का तेल लगा के डायरेक्ट सन में नहीं, ये सुबह 10 बजे से पहले, शाम 4 बजे के बाद हल्की हल्की बॉडी पे आपका सूरज लगे, ग़िज़ा अच्छी हो, अच्छी क्रीमें खाएं, व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाएं। अच्छी क्रीमें ना खाएं, अच्छा खाना खाएं, क्रीमें लगाएं, क्रीम खिला दी और जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अली काज़मी, एक तो ये कि ये जो क्रीम्स की बात आ गई है, इंजेक्शंस की भी हम बात कर रहे हैं, किस हद तक रिलायबल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कि आप उसको, और फिर क्या ड्रिप्स वगैरह भी अभी लगाई जाती हैं, इसके लिए मैं बात करूंगी। और साथ साथ ये जो ओवर द काउंटर तमाम क्रीम्स मिल रही हैं गोरी होने के, स्टोर में एक लंबी कतार है जो है ना, वो स्किन सेक्शन में लगा होता है कि जो चाहें आप वो क्रीम खरीद लें और गोरे हो जाएं। कैसे चूज़ किया जा सकता है जो ख़वातीन घर में लगाती हैं? जी, उसमें सबसे पहले तो कि आपने ओवर द काउंटर वाली क्रीम्स बिल्कुल नहीं आपने लेनी जाके, जो एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर होती हैं। इन क्रीम्स के अंदर 2 चीज़ें डली होती हैं मेनली। एक तो हमें उस पर लिखा कुछ नहीं होता, आप कभी जाके पढ़ेंगे तो कुछ नहीं लिखा होगा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से डले हुए हैं। अगर तो उसके अंदर 2 ही चीज़ें डल सकती हैं जो कि रंग को निखार सकती हैं, उसमें एक स्टीरॉइड्स हैं और एक मर्करी है। स्टीरॉइड तो जैसे स्किन पतली करेगा, चेहरे पर बाल आ जाएंगे, नसें बढ़ जाएंगी, उसमें होगा। मर्करी क्या करता है? मर्करी इज़ वेरी डेंजरस। मर्करी 2 चीज़ें करता है, आपके मेमोरी लॉस करता है। अगर बहुत ज़्यादा मर्करी की एब्जॉर्प्शन हो, मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है, किडनीज़ के ऊपर जाके मर्करी का इफेक्ट आता है। तो इसे कभी मार्केटेड चीज़ें नहीं लेनी, वो चीज़ें जिसके इरिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो प्लीज़ जितनी एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर आपने नहीं करना। FDA अप्रूव जो मेडिकल कंपनीज़ लेके आती हैं क्रीम्स, जिनके अंदर जो एक FDA ने अप्रूव की हुई हैं केमिकल्स, फॉर एग्जांपल जिस तरह उसके अंदर कोजिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, मैप है, सैप है, हाइड्रोक्विनोन है, इनकी एक मिकदार दी हुई है कि इस मिकदार तक आप उसमें डाल सकते हैं। ये वो क्रीम्स हैं, मगर उससे बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने एहतियात करनी है स्किन की। एहतियात में 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सन ब्लॉक, अभी अगला मौसम जो आ रहा है इसके अंदर सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सा सन ब्लॉक यूज़ करना है? इट शुड बी वाटर बेस्ड सन ब्लॉक, वाटर बेस्ड, ताकि वो आपको ऑयली प्रोड्यूस ना करे। और एक रूल ऑफ थंब दे देता हूँ कि कहीं से भी आप जाके ले सकते हैं मार्केट से, वाटर बेस्ड होना चाहिए और एटलीस्ट SPF ऑफ 60 हो। जो SPF 60 है ये सबको सूट कर इतना कर जाता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जो ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती है, ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या होता है उसमें? क्या होता है? एक तो देखिए इंजेक्शन होता है, वाइटिंग इंजेक्शन एक लगाया जाता है कि अगर आप इंट्रावीनस भी लेते हैं, समटाइम्स आप इंट्रामस्कुलर भी देते हैं, नसों में भी देते हैं और मसल्स में भी। अच्छा, एक ड्रिप में आता है और वो ख़वातीन का एक ये टोटल मिसकॉन्सेप्शन है कि हम जितने ड्रिप्स लगाएंगे और 3 से 4 घंटे हम लेटे रहेंगे और हमारे अंदर वो लग रहा है तो हमारा रंग गोरा हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आपका उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि देखिए एक सर्टेन डोज होती है, ग्लूटाथायोन, उसके साथ विटामिन C होगा यानी एस्कॉर्बिक एसिड, थोड़ा डिस्टिल वाटर में डिफ्यूज होगा, वो आपकी बॉडी में जाएगा। अच्छा, ग्लूटाथायोन होता किन चीज़ों में जो आपको रंग को गोरा करता है? कुछ ये पता हो तो हमें थोड़ा सा। एक तो तरबूज में बहुत होता है, अच्छा, बहुत जो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन। आप तरबूज खाएं अगर आपको रंग विटामिन C का और कॉम्बिनेशन चाहते हैं। आप जितने सिट्रस चीज़ें हैं वो खाएं, कलेजी का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि सेकंड चीज़, जब आप रंग गोरा करने की तरफ आते हैं तो सेकंड आप देखिए कराची का वेदर बड़ा ह्यूमिड है। आपका जब बहुत स्वेटी होते हैं, डेफिनेटली पसीना आता है, जून जुलाई तो बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, तो आप अपने चेहरे को जितना नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट से सफाई करें तो उतना अच्छा होगा। और बड़ा सिंपल, अगर आप क्या करें, एक आपको एस्ट्रिंजेंट बता रहा हूं और फिर आप कोई क्रीम लगाएं अच्छी रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं आपको देके, ये नहीं कि अच्छा। एक छोटी सी बात मैं आपको इसमें और ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ इतना हर चीज़ का क्रेज होता है, लोग 8-9 साल की बच्ची को ले आते हैं या बच्चे को भी ले आते हैं कि देखिए ये तो 8-9 साल की, अगर अभी से इसके लगाएं क्योंकि शादी होनी है, हमारे यहाँ ये चीज है जी, अभी से लगाएं 10 साल की एज में लगा तो जी कम अज कम देखिए अडल्ट होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सेकंड चीज ये कि आप अपनी ग़िज़ा में फ्रूट्स बढ़ाएं और एक बड़ा अच्छा सा नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट मैं आपको घर का बताता हूँ। आप क्या करें, आधा किलो गुलाब की पत्तियां, ठीक है 1.5 लीटर मिनरल वाटर में आप भिगो दें रात भर, उसके अंदर आप डालें थोड़ा सा उसके अंदर टिंक्चर ऑफ बेंजोइन, जो हम चोट लगती है तो एक पर्पल सी क्रीम लगाते हैं चंद कतरे, ठीक है, और उसके साथ ऐड करें थोड़ा सा सिट्रस
सिट्रिक एसिड का एक अच्छा सा मिलता है आपको सिरम, सही है। ठीक है, वो आपने मिक्स किया, हल्का सा बॉईल किया और इसे बॉटल में भर लिया। थ्राइस अ डे, आप मतलब थ्राइस अ डे तो मिनिमम है, सुबह दोपहर रात आप पूरे दिन चेहरे पे स्प्रे करें और कॉटन वूल से इसको सफाई करें, आपका रंग बहुत निखरेगा। और सेकंड चीज़ है कि देखिए जो अगर कितने आप दिन बना के रख सकते हैं इसको? वो तो मेरे ख्याल पूरा महीना चलता है। सही है। ये जो सिचुएशन है कि इसमें खवातीन घरों में कैप्सूल्स या विटामिन सी के कैप्सूल्स भी ना ओवर द काउंटर या फार्मेसीज पे अवेलेबल हैं, तो विटामिन सी या मल्टी विटामिन जो कि आपके स्किन और हेयर और नेल्स और बाकी सारी चीज़ों को बेहतर करते हैं, वो भी आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं एक ही जैसे होंगे। अच्छा, ऐसे है कि देखिए हमें जैसे माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ओवर द वर्ल्ड सुना जाता है, हमें यहाँ लोगों की मिसकंसेप्शन दूर करनी है। प्लीज़ हमें अपने आप को हाईलाइट नहीं यहाँ पर हमें करना कि आप ये कर लें वो कर, जो ऑनेस्टी है हमें वो प्रिवेल करनी है यहाँ पर, ताकि लोगों को घर बैठे हमें एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें, जिसमें आपने अभी कहा मल्टीविटामिन, या हम जो गोरा करने वाली बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो गोरा करे। आप जो मर्जी रोज़ाना 2-2 किलो दूध पी लें, सिट्रस खा लें, इसने गोरा नहीं करना, इसने बेटर करना है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करना है। सिर्फ एक चीज़ जो और बेहतर कर सकते हैं डॉक्टर ही बताएगा। अब आपने कहा मल्टीविटामिन, व्हाट इज़ मल्टीविटामिन? ये मल्टीविटामिन A, C, D, E, K, अब ये मल्टीविटामिन हैं, दे आर नॉट बीन नीडेड बाय द बॉडी, आपको ज़रूरत नहीं है खाने की मल्टीविटामिन। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसे कि हमारी जितनी खुराक है उसमें सब ये विटामिन होते हैं जितने रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी स्ट्रीट आउट होते हैं। सिर्फ 4 लोगों के अंदर मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत पड़ती है, 4 लोग। एक बहुत बूढ़े हों जो खा ना सकें, एक क्रॉनिक इलनेस हो, बीमारियां बहुत ज़्यादा जिनको हों उनके अंदर दिए जाते हैं, एक जो बहुत डाइट करें लोग, क्रैश डाइटिंग करें उनमें दिए जाते हैं, या प्रेगनेंसीज डिलीवरीज के वक्त दिए जाते हैं। तो ये वो सिर्फ वो वाले टाइम है, अदरवाइज मल्टीविटामिन कोई आपके जाके कोई धमाका नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया 2 चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक विटामिन सी है और एक ग्लूटाथियोन है। इन्होंने, फिर मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने गोरा नहीं करना, ये बेहतर करेंगी, स्किन को इम्प्रूव करेंगी। और जैसे मैं पहले बिल्कुल ऐसा, ये बेहतर करने के लिए लोगों को समझना है कि टाइम लगता है। द मोर द मेरियर, कहते हैं ना, खूब से खूबतर की तलाश। देखिए अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड और बेहतरी है तो आप ज़रूर करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं सबा बता रही हूँ, उन्होंने इंट्रामस्कुलर लगाए, और अगर उनकी डाइट अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है, इसके साथ साथ कर दिए, नो हार्म इन इट। और जैसे मैमा, क्या मैं छोटा सा बता दूँ, मैमा एक बहुत यंगस्टर है, बहुत अच्छी है, उसको एक क्रेज़ था, यूनिवर्सिटी जाती है, कॉलेज जाती है, तो अम्मी के साथ आती थी, उसने इंजेक्शन लगाए, डाइट फॉलो की, उसका रंग बहुत इंप्रूव्ड हुआ। क्योंकि अपने आप को, अगर आप देखिए जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अपने आप को ग्रूम करते हैं, अगर आप ग्रूम करें। अच्छा, और सेकंड में सबा कह रही हैं कोई चीज़ मंगाना चाहें आप बिल्कुल मंगा सकती हैं। हमारी लाइबा जो थी उसके एक्ने, लाइबा एक तो बहुत सारा पानी पिया करो, कम से कम 10 to 12 ग्लासेस, फ्रूट्स खाया करो। अच्छा, चेहरे पे क्या लगाना है, बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। अच्छा, खुद घर में बनाओ, कोई मैं आपको दवाई कुछ नहीं बता रहा। आप क्या करो, टी ट्री ऑयल, ठीक है, इस्लामाबाद से कॉल थी मेरे ख्याल है, ठीक है, एक बड़ी, हाँ लाइबा एक बड़ा मशहूर है इस्लामाबाद में, डी से बस इतना फार्मेसी का नाम बता, DW, ठीक है, ठीक है, वहां जाओ, उनसे कहना मुझे प्योर आप टी ट्री ऑयल दे दे, ठीक है, वो घर पे लेकर आओ, उसके अंदर ऐड करो थोड़ा सा, जितना टी ट्री ऑयल होगा उसका हाफ रोज वाटर, और थोड़ा सा उसके अंदर कैलेमाइन लोशन, गुलाबी रंग का होता है जो दानों के लिए गर्मी में देते हैं, वो लगाओ और पूरे चेहरे पे ट्वाइस अ डे लगाया करो। और कोई अच्छा सा आप माइल्ड सा फेस वॉश लो, उसे मुंह दो, और डोंट पिक देम अप, व्हाइट हेड्स और ब्लैकहेड्स खींच के या स्कैल्पर से निकालने की कभी कोशिश ना करना, वरना खड्डे पड़ जाते। सही है। तो जो लोग अभी भी गोरे होना चाहते हैं, डॉक्टर अली काज़मी, उनके लिए आप क्या टिप देंगे कि वो कौन से ऑप्शन जो है ना वो सेफर हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं? वेरी क्विकली डॉक्टर अली काज़मी। जी, एक तो उनको चेहरे को धूप से बचाना है, अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको वो ज़रूर अपनी करेक्ट करें, अगर फीमेल्स हैं को हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही हैं बहुत ज़रूरी है। और जो उसमें रात के लिए एक नाइट क्रीम बहुत ज़रूरी है जो कि डर्माटोलॉजिस्ट उनको दे, ओवर द काउंटर नहीं, डर्माटोलॉजिस्ट नाइट क्रीम है जो वो लगाएं, जिससे डे में सनब्लॉक लगा, रात को नाइट क्रीम लगाई, दिस इज़ द बेस्ट। और एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज वो चीज़ है जिससे पूरी बॉडी में सर्कुलेशन आपके ब्लड की इम्प्रूव करनी है और उससे आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को जाके एनर्जी मिलनी है। जैसे ये वो चीज़ें कि जो बड़ी ज़रूरी हैं। बाकी अपनी डाइट के साथ तो नॉर्मल रखें, डाइट ने आपको बहुत अच्छा रखना है, सेल्स को भी इम्प्रूव करना है, मगर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि अपनी क्लिनजिंग करें, फेस की रात को क्लिनज करके एक अच्छी एक नाइट ग्लोइंग क्रीम जो एक मेडिकल वाले देते हैं वो लगाएं।
बिल्कुल, मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल करें, डे नाइट क्रीम्स यूज़ करें, सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, जैसे कि अभी डॉक्टर्स ने और एक्सपर्ट्स ने भी हमें बताया। और बात यही है कि गोरा होने से ज़्यादा फोकस इस पे करें कि आपकी स्किन अच्छी, हेल्दी और ग्लोइंग होनी चाहिए। उसके लिए आप इन जो दोनों ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली काज़मी, डॉक्टर खुर्रम, आप दोनों ने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि गोरा होने के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटी सी छोटी बात हम डॉक्टर से जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हमारे मसाइल यहाँ होते हैं, जब हमारे जहनी और नफ्सियाती इश्यूज होते हैं, जब हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं। डॉक्टर सदाकत अली साहब मेरे साथ हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर मोइज़ भी मेरे साथ हैं जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात यही है कि हम छोटी से छोटी चीज़ का इलाज करवाते हैं, हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। पेट में दर्द हो तो डॉक्टर के पास, नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो डॉक्टर के पास, गोरा होने का पिछला सेगमेंट कर रहे थे तो वो भी डॉक्टर के पास कि कैसे अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो दिमाग है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और अगर दिमाग सही ना हो तो आपका कोई भी ऑर्गन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम काम क्यों नहीं करते, या उसके लिए जब हमें मदद चाहिए तो हमें डॉक्टर के पास जाने में मायूब हम क्यों समझते हैं? मैं बात यही कर रही हूँ, स्ट्रेस हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, घरेलू मसाइल हो जाए, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाए तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक जो ना समझते हैं कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा, कि ये तो पागल हो गया है। तो ये जो पागल हो जाने वाला सिंबल है, क्यों एसोसिएट कर दिया गया है और हमें किस हद तक हेल्प की जरूरत होती है अगर हम इन मसाइल से दो चार हों? सबसे पहले स्टार्ट करूंगी डॉक्टर मोइज़ आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो डॉक्टर सदाकत को मेरा सलाम। देखिए जी, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अमूमन जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो ये है कि पहली चीज ये है कि हमें हमारे माशरे के अंदर एक अजीब और गरीब बिलीफ आ गया है, ये बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। इसने जिंदगियां बर्बाद कर दी, खानदान बर्बाद कर दिए, रिश्ते बर्बाद कर दिए। तो जब कोई साइकाइट्रिस्ट की रिकमेंडेशन होती है, कोई डॉक्टर कहता है कि जीपी कहता है कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट से मशवरा करें, तो वो समझते हैं कि मैं अगर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास गया तो लोग मुझे पागल समझेंगे, क्या मैं पागल हूँ? अच्छा, लोग ये नहीं समझते कि जिस तरह पेट के दर्द के लिए आप पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, जिल्द की बीमारी के लिए जिल्द के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जहन की बीमारी के लिए आपको जहन के डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो एक तो माशरती प्रॉब्लम ये है कि लेबल लग जाता है कि ये पागल है, ये डॉक्टर के पास जा रहा है, इसका नफ्सियाती प्रॉब्लम है कोई। दूसरी बड़ी अजीब और गरीब बात आपको हैरत होगी, ज्यादातर लोग जिनको रिकमेंडेशन कर दी जाए कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, पता है क्या कहते हैं? वो तो नींद की दवाई देंगे, तो मेरा बेटा या मेरी बीवी या मेरा शौहर तो सोता रहेगा। अच्छा, इनको ये नहीं समझ में कि जो दवाई दी जाती है वो बेसिकली जहनी दबाव को कम करती है, आम फहम जबान में बात कर रहा हूँ, और वो आपको पुरसुकून करती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपके जहन के अंदर सुकून आता है, आप बेहतर होना शुरू होते हो, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामलाती जिंदगी में वापस आ जाते हो। तो ये समझाना लोगों को इतना मुश्किल काम है कि जी ये दवाई दी जाती है सुकून के लिए, अगर नींद आती है तो आने दे। अगर एक बंदा ठीक ही नहीं हुआ तो मामलाती जिंदगी कैसे चलाएगा? आपको पता है ना, छोटे छोटे नफ्सियाती प्रॉब्लम है, चाहे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बढ़ते बढ़ते आगे जाकर डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाते हैं और फिर दवाइयों का लंबा कोर्स करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर माशरे में हम लोगों को इस बात की आगाही दें कि आप अगर नफ्सियाती तौर पर कमजोर हैं, अगर आपको लगता है को मदद चाहिए, तो बराए करम माहिर नफ्सियात के पास जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, मदद लें, ताकि आप अपनी जिंदगी बेहतर। देखिए, जिंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिल सके, आप 2 महीने 6 महीने साल इलाज कराने के बाद जिंदगी में वापस आ सके और अपने कामकाज कर सके। ये बात लोगों को बतानी बड़ी जरूरी है कि ये दवाइयां क्यों सुधारती है। आमतौर पर सुलाने की बात करते हैं, डेफिनेटली इंसान जो है वो अपने मामलाती जिंदगी थोड़ा सा कम कर देता है जब ये दवाई लेता है, मगर वो जरूरी है, क्या करे, इसके बगैर कोई इलाज नहीं है। किसी को स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो और नफ्सियाती दीगर इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम्स हों, तो ऐसे शख्स का माहिर नफ्सियात के पास जाना एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है डॉक्टर सदाकत? और अगर नहीं जाते जो लोग, तो उनके लिए आगे जाके सिचुएशन किस हद तक ख़राब हो सकती है और उससे निपटना कितना मुश्किल हो सकता है डॉक्टर सदाकत?
खाली नफसियाती और दिमागी अमराज पर ही मौकूफ़ नहीं, जिस्मानी अमराज के लिए भी लोग इलाज के लिए जाना पसंद नहीं करते और देर कर देते हैं। आम तौर पर कुछ परसेप्शंस हैं लोगों के कि जब वो डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर्स उनमें से इमराज निकालेगा, और लोग सोचते हैं कि जब वो अस्पताल जाएंगे तो पता नहीं उनकी ज़िंदगी बचेगी कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का आखिरी वक्त ज़िंदगी का जो है वो अस्पताल में गुजरता है और उसके बाद वो दुनिया से जाते हैं। आजकल कोई शायद कम ही कोई शख्स होगा जो कि घर बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करे। ये जो परसेप्शन है कि अस्पताल जाने से ज़िंदगी ख़त्म होती है, तो लोग जिस्मानी अमराज में भी बहुत देर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ना जाएं। आधी रात को अगर दिल का दर्द है तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। इसी तरह जो नफसियाती अमराज होते हैं या दुनियावी मुआशरती मसाइल होते हैं, जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा है, तो लोग जल्दी नहीं जाते काउंसलर के पास या माहिर नफसियात के पास, क्योंकि उन्हें ख़्याल होता है कि जो लोग माहिर नफसियात के पास जाएंगे वो और उलझ जाएंगे और फिर उनकी सेपरेशन हो जाएगी। और जब वो देर करके जाते हैं और आखिरी किनारे पे पहुंच के जाते हैं अपनी शादी को बचाने के लिए, तो इस बात का इम्कान होता है कि शादी ना बचे, और फिर वो कहते हैं कि देखा हमारे जो वर्स्ट फियर्स थे वो दुरुस्त साबित हो गए। इसी तरह मशवरा करना, ये समझा जाता है कि हम परफेक्ट नहीं है। दोस्त भी और रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि नहीं तुम्हें माहिर नफसियात के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तुम ज़ोर लगाओ, तुम हिम्मत करो, तुम ये करो, तुम वो करो, या तुम मुझसे मशवरा कर लो या फ़लाँ दोस्त से मशवरा कर लो। तो दोस्तों का और फैमिली वालों का मशवरा आम मामलात में जिनमें उनका तजर्बा होता है वो मशवरा अच्छा होता है, लेकिन जो नफसियाती अमराज होते हैं जिनके पीछे बाज़ औक़ात दिमागी अमराज भी होते हैं, तो उनके लिए हमें माहिर नफसियात या साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ तीन तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप किसी को रेकमेंड कर देना कि यार तुम साइकोलॉजिकल हेल्प ले लो जाके, या तुम्हें किसी माहिर नफसियात को दिखाना चाहिए, या उससे तुम डिस्कस करके देखो तुम्हारा स्ट्रेस या डिप्रेशन या जो भी चीज़ें हैं वो रिलीफ उसमें मिल सकता है, तो लोग उसे भी मायूस समझ लेते हैं। अगर आप किसी को मशवरा देने देखो ये तो मुझे पागल करार दे देगा। जी डॉक्टर मोइज़ बुजुर्ग हैं और वहम का शिकार हो जाती हैं, तो कैसे उनको घर में हेल्प आउट किया जा सकता है? पहली चीज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये आप नहीं कर सकते, ये बड़ा डिफिकल्ट और टेक्निकल चीज है। इसके लिए माहिर नफ्सियात साइकाइट्रिस्ट चाहिए। वहम की बीमारी के बारे में कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं था। इसके लिए आप मेहरबानी करके वक्त ज़ाया, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, दो बातें बड़ी अच्छी की। एक इन्होंने कहा कि लोग वक्त ज़ाया करते हैं उस वक्त पहुंचते वालिद के पास जब बहुत देर हो चुकी है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या समाजी प्रॉब्लम हो या नफसियाती प्रॉब्लम हो। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के पास गया तो लोग कहेंगे मैं परफेक्ट नहीं हूँ। हमारा सबसे बड़ा इश्यू है कि हम में से हर आदमी समझता है कि मेरे से बड़ा दाना कोई नहीं है, मेरे से बड़ा परफेक्ट कोई नहीं है। तो आप घरों पे इलाज नहीं कर सकते। आप टोटके होते हैं घर में कि जी नज़ला जुकाम हो गया, फरा कावा बना दिया, फरा जोशांदा बना दिया, वो तो ठीक है। ये जहन के प्रॉब्लम है, ये आसानी से हल नहीं होते और आप नहीं कर सकते। तो बराए करम किसी अच्छे मालिज नवार नफ्सियात के पास अपने शहर में जाइए, इलाज कराइए। और एक और चीज, इलाज में ही समझते हैं कि डॉक्टर साहब ने गोली दी 2, 4, 6 दिन महीने में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। तो बराए करम रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें उस मालिज को, उसके पास जाएं, उसकी बातों पे अमल करें। और एक और चीज, लोग अक्सर क्या करते हैं, ये हमारे पास बड़ा मुशाहिदा, मैं लोगों को साइकाइट्रिस्ट पे रेफर करता हूँ तो लोग रेजिस्ट करते हैं, फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है। एक ये चीज बड़ी कॉमन है, जी 15 दिन दवाई ली थी, अब छोड़ दी दवाई। अच्छा भाई क्यों छोड़ दी? डॉक्टर ने कहा नहीं जी बस हमें लगा कि जरूरत नहीं दवाई की। भाई आप कौन होते हो? आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है, आपको कैसे पता चला दवाई की जरूरत नहीं है? तो फिर उनको वापस साइकाइट्रिस्ट के पास भेजना पड़ता है जबरदस्ती करके। तो ये चीज याद रहे, हम इन चीजों को नहीं डील कर सकते। जो माहिर नफ्सियात है, साइकाइट्रिस्ट है, वही डील करता है, उसी की फील्ड है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर सदाकत, देन अगेन वही सवाल आ गया कि बहुत सारे लोग वहम में मुब्तला होते हैं और फिर साइकोलॉजिस्ट की अगर हेल्प लेना हो तो इलाज बहुत महंगा है, तो क्या सस्ता इलाज मुमकिन है? कैसे हॉस्पिटल्स कौन से हैं जहां पे आपको जाके हेल्प मिल सकती है, और फिर वहम के लिए क्या कर सकते हैं?
अच्छा देखिए, वहम के बारे में जो अभी डॉक्टर मोइज़ ने फरमाया कि हकीम लुकमान के पास भी उसका इलाज नहीं था, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आज की साइंस में वहम का इलाज मौजूद है और एक 4 पॉइंटेड फार्मूला होता है और वो सीखने से, अपने दिमाग के अंदर उसको बिठा लेने से वहम भी चला जाता है, जिसमें बुनियादी तौर पर आप इस तरह काम करते हैं कि अपने वहम को दूसरी तरजीह पे रख लेते हैं और अपने ज़िंदगी के अमूर को पहली तरजीह पे रख लेते हैं। तो ये सीखने का ये जो काम है, ये डॉक्टर शॉर्ट्स हैं, उनका ये फार्मूला है, 4 पॉइंटेड फार्मूला, जो कि सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसको दोहराते रहने से वहम की बीमारी ख़त्म हो जाती है। एक बात जो इन्होंने कही कि जो एक्सेस है वो आजकल तो सबसे ज़्यादा आसान एक्सेस आपकी इंटरनेट पे है। आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं और आप इंटरनेट पे बहुत सारी मालूमात भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आप जिस मसले से दो चार हैं वो मसला हल हो सकता है आसानी से। ज़्यादातर जो लोग घबराते हैं डॉक्टर के पास जाने से, उसकी वजह शेम होती है और वो ये प्रिटेंड करना चाहते हैं, हम सब ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, पर इनफैक्ट हम परफेक्ट नहीं है। और अपनी इम्परफेक्शन को मान लेना ये एक रूहानी बेदारी का बायस बनता है। जब हम लोगों के सामने ये प्रिटेंड करना छोड़ देते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, तो इससे हमें बड़ी आसानियाँ पैदा होती हैं। या अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ को मान लेना कि इंसान तहफ़्फ़ुज़ से माला माल नहीं है, इंसान को कोई ना कोई मसला दरपेश रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे अब पूरी दुनिया को एक कोरोना का प्रॉब्लम है, जिसके बारे में एक कॉलर ने सवाल भी किया कि उसके अंदर जो खौफ है और जो वहशत है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो बात यह है कि कोरोना से डील करने के लिए 2 हिकमत अमलियाँ हैं। एक ये है बचना और छुपना, और दूसरा है इससे मुकाबले के लिए तैयार होना। तो अगर आप इसको 80-20 रूल के मुताबिक बना लें कि 20% आप बचना और छुपना करते रहें और 80% आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, नींद पूरी करें और अपनी डाइट को वेजिटेरियन डाइट बनाएं, गोश्त से ज़रा आप अब दूर हो जाएं, ताकि आपके जिस्म में ऐसी खुराक पहुँचे जैसे दाल, सब्ज़ियाँ और दूसरी अजनास हैं या अंडे, दूध हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, और फल ख़ास तौर पर और सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पर बहुत फ़ायदेमंद हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें हम रोज़मर्रा घर में इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उनका हम पहले बेड़ा गर्क कर लेते हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक या टमाटर हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, लेकिन पहले इनको इतना हम पका देते हैं कि उनमें जो भी अच्छाई होती है वो कम से कम तर रह जाती है। तो ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ये को बहुत ज़्यादा पकाने की इनको ज़रूरत नहीं होती। दूसरा एक्सरसाइज है जो कि हमारी 50% स्ट्रेस को दूर कर सकती है, और एक्सरसाइज से मुराद कोई जिम जाना नहीं है, बल्कि अगर आप 10,000 कदम पैदल चलते हैं तो ये काफ़ी एक्सरसाइज है। फिर नींद का मामला है, जिसे हम समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है और हम स्क्रीन से चिमटे रहते हैं, तो 8 घंटे की नींद को गारंटेड करना, और फिर अपने घर के अंदर ख़ास तौर पर अपने अहले खाना के साथ बना के रखना। तो एक होल हार्टेड जो ज़िंदगी है, जिसमें करेज भी होती है और आप अपने साथ भी काइंड होते हैं और दूसरों के साथ भी काइंड होते हैं, और आप कनेक्ट करके भी रहते हैं। इंसान आइसोलेशन के लिए नहीं बना, मजबूरी में हमें आइसोलेशन में जाना पड़ता है कभी, जैसे कोरोना के मामले में, लेकिन हमारी तमन्ना होती है कि जल्द से जल्द हम दूसरे लोगों से कनेक्ट करें। तो एक करेज है। करेज का मतलब है कि मैं अपनी कहानी बता सकूं। अगर मैं अपनी कहानी सही फोरम पे बता नहीं सकता तो इसका मतलब है कि मुझे शेम का सामना है, और सही फोरम पे कहानी बताने का मतलब है। डॉक्टर मुझे एक और चीज़ है जिस नुक्ते की तरफ मैं पहले थी, कॉल से पहले हम वहीं पर आते हैं वापस ना। बात हो रही थी कि अगर आप किसी को मशवरा दे दें कि आपको लग रहा हो कि इस वक्त इस मेंटल कंडीशन में है या ये ठीक फील नहीं कर रहा है, या ओवर थिंकिंग बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल ड्रेन में जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं, डीप ले लेते हैं। तो अगर आप ऐसे में किसी को मशवरा दे दें कि तुम साइकोलॉजिकल हेल्प देखो, तुम्हें शायद रिलीफ मिले, तो लोग उसे बुरा मान जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है? तजवीज़ भी दी जा सकती है, आपको खामोश हो जाना चाहिए फिर ऐसी सिचुएशन में? दर्जे हैं। अगर आप किसी को सीधे सीधे कह दें कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओ तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। अगर आप कहें कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो भी उसको मुश्किलात होती हैं। लेकिन काउंसलर्स के पास जाना, दुनिया में जितने हाई अचीवर्स हैं
उनके मशीर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, और इसका मतलब ये भी है कि जो लोग काउंसलर्स और मशीर रखते हैं वो हाई अचीवर्स भी बन जाते हैं। तो जब आप काउंसलर के पास जाते हैं जो कि उतना डरावना महसूस नहीं होता जितना कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो काउंसलर फिर राह हमवार करता है कि अगर आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो आप वहाँ जाएं, और अगर आपको दवा की ज़रूरत है और आप साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तो वो आपको इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ देता है कि जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप डॉक्टर के साथ क्लोज़ कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो उससे नींद भी ज़्यादा नहीं आएगी और आप फंक्शनल भी रहेंगे। लोग ना अपनी ज़िंदगी में आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत कर देते हैं। होता क्या है डॉक्टर मोइज़ कि हम दोस्तों से, अहबाब से, हमारे जो क्लोज जो है रिलेशन में लोग हो रहे होते हैं, ख़ासतौर पर वो दोस्त ही होते हैं हमारे हल्के में, कोलीग्स होते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं, उनके मशवरे सुन रहे होते हैं। अक्सर औक़ात होता ये है कि वो बजाय आपको सीधी सिंध में ले जाने के, वो आपको जो है ना वो और एंजाइटी और डिप्रेशन में और तकलीफ़ में डाल देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, या ये डिस्कशंस किसी एक अच्छे काउंसलर से, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन होने चाहिए? डॉक्टर मोइज़ फर्स्ट आप, फिर डॉक्टर सदाकत की तरफ। मैं सिर्फ एक आखिरी बात करते चलूं, जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो, जैसे इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन है, या आपके घर में कोई बीमार है, आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, इंसोम्निया बड़ा कॉमन हो गया, आपको पता है ना, नींद ना आना लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, चाहे पैसों का नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक सवाल अपने आप से पूछेगा। ये बहुत बड़ी एक विजडम है इसके अंदर, दाना ही है। व्हाट चॉइसेस डू आई हैव? इस सिचुएशन में मेरे पास चॉइस क्या है? और आप लिस्ट डाउन लिखना शुरू करें, क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं जो आप कर सकते हैं। उसमें आपको जो बेहतरीन चॉइस हो उस पर आप अमल करें। सही जी। डॉक्टर सदाकत, आप कैसे कंक्लूड करते हैं सारी बहस को? वेरी क्विकली सर। देखिए, जो हमें मदद की ज़रूरत है, सबसे पहले इसे तस्लीम किया जाना ज़रूरी है। यानी हमें अपनी वल्नरेबिलिटी का इकरार करना, अपनी इम्परफेक्शन का इकरार करना, और उससे हमारा एक सफ़र का आगाज़ होता है बेहतरी की जानिब। जैसे कि अगर हर शख्स अपनी स्टोरी बता सकता है तो समझें कि वो एक जर्नी पे है। मुझे कोई 10 साल पहले ये एहसास हुआ कि अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और सबसे पहले मैंने अपने फैमिली से जिक्र किया कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो उन्होंने पूछा क्यों, खैर है, सब कुछ तो ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ ना किया तो फिर ख़राब हो सकता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे दुनियावी मशीनें आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ जाती हैं, तो इंसानी मशीन भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप दिमाग का जितना अच्छा, बेहतर और पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, वो वैसे ही आपके जलियाँ वो पूरी बॉडी को फंक्शन देगा, और बॉडी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी फंक्शन देगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाकत। डॉक्टर मोइज़, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, मुझे इक़्तिदाम की तरफ बढ़ना है। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने की बात। सुबह सवेरे पाकिस्तान।